नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने आज मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ बाय इंडियन श्रेणी के तहत 887 करोड़ रुपए की कुल लागत पर भारतीय नौसेना के लिए 2 बहुउद्देश्य जहाजों यानी कि मल्टीपर्पज वेसल्स जिन्हें की MPV कहते हैं, उनके अधिग्रहण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इन जहाजों की डिलीवरी मई 2025 से शुरू होने वाली है। अब ये भी जान लीजिए कि MPV होता क्या है। दरअसल दोस्तों MPV अपनी तरीके का एक पहला प्लेटफॉर्म होगा जिसे भारतीय नौसेना की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मेसर्स L&T शिपयार्ड के द्वारा बनाए जाने वाले ये जहाज समुद्री निगरानी और गश्त, टॉर्पीडो की लॉन्चिंग, रिकवरी और गनरी के लिए विभिन्न प्रकार के हवाई सतह और पानी के नीचे के लक्ष्यों के संचालन जैसे बहुभूमिका सपोर्ट वाले कार्य करेगा। ये जहाजों को खींचने और मानवीय सहायता और आपदा राहत में भी सहायता प्रदान करने में सक्षम होगा। यही नहीं, ये भारतीय नौसेना के हथियारों और सेंसर्स के परीक्षण के प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा। यह अनुबंध भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप तैयार किया जाएगा और इससे भारत का जहाज निर्माण उद्योग को एक और बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो उपकरण लगेंगे और जो प्रणालियां लगेंगी वो स्वदेशी रूप से निर्मित की जाएंगी। और यही नहीं, ये जहाज आने वाले समय में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का पहला उदाहरण भी होगा। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जामनगर में भारतीय नौसैनिक पोत वल्सुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल कलर से सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि किसी सैन्य इकाई को युद्ध और शांति दोनों की स्थिति में उसकी विशिष्ट सेवा को मान्यता देते हुए प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1942 में स्थापित INS वल्सुरा भारतीय नौसेना के लिए प्रमुख प्रशिक्षण पोत है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय नौसेना, तटरक्षक और अन्य मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों और नाविकों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार प्रणाली और सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया है। इस दौरान वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल जी से भी मिले हैं और अब वो भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन उम्मीद कम है कि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने दिया जाए। दोस्तों इस मीटिंग के दौरान कई तरीके के इश्यूज भारत ने उठाए हैं, खास करके LAC को लेकर, और इस पर एक व्यापक चर्चा की गई है। इस दौरान अजीत डोभाल जी ने भी 2 टूक पूर्वी लद्दाख में बाकी बचे विवादित क्षेत्रों से सैनिकों को जल्द से जल्द और पूरी तरह से पीछे हटने पर जोर दिया। वहीं वांग यी ने भी अजीत डोभाल जी से कहा कि वे भारत का सम्मान करता है और दोनों देशों को एक दूसरे के विकास को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने बीजिंग में कहा कि विदेश मंत्री वांग यी की भारत का यात्रा का विवरण वे सही समय पर जारी करेंगे। अब दोस्तों ये तो थी खबर कि वो मिलने आए, बातचीत हुई LAC पर, लेकिन हमारा नजरिया तो आपने जान लिया कि हमने LAC पर जो विवाद कर रखा है उसका निपटारा करवाना है। लेकिन ये क्यों आया था भारत में, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दोस्तों कई तरीके के मकसद यहाँ पर चीन लेकर आया है। इसके पीछे का एक और रीजन है, वो है ब्रिक्स सम्मेलन। क्योंकि दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी अब चीन को करनी है और इसके जो पिछले 2 समिट हुए थे वो वर्चुअल हुए थे, लेकिन अब ब्रिक्स के नेता चीन में मिलने वाले हैं। ऐसे में चीन ये नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री मोदी चीन ना आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुमने इतना बड़ा विवाद कर रखा है, गलवान हिंसा कैसे भुलाई जा सकती है। ऐसे में तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन नहीं पहुंचेंगे तो चाइना कटघरे में खड़ा होगा, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के न जाने से समिट की सक्रियता पर सवाल उठ सकता है, क्योंकि भारत इस ग्रुप का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चीन में आखिरी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2017 में हुआ था, जिसमें PM मोदी ने भाग लिया था और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री भाग लें, इसीलिए उसने करीबन 2.5 महीने पहले उस दौरान डोकलाम मसले को सुलझा दिया था। देखिए किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर चीन भारत में आया हुआ है। That is very important to know about Wang Yi and China perception। दोस्तों इसके अलावा एक और बात यह है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद फिर से नए तरीके के खेमे तैयार हो रहे हैं। भारत ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का खुलकर विरोध नहीं किया। ऐसे में चाइना ये सोच रहा है कि भारत अभी भी ये जो पश्चिमी देश है उनके पाले में पूरी तरीके से नहीं गया। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर भारत को अपनी तरफ यानी कि अपने खेमे में डाल देना चाहिए और इसीलिए भारत के साथ चीन नई शुरुआत की राह देख रहा है। यही नहीं, चीन यूक्रेन के साथ ही अफगानिस्तान पर भारत से बातचीत भी करना चाहता है। बॉर्डर पर जो तनाव चीन ने पैदा कर रखा है उसको लेकर चाइना का ये भी कहना है कि भारत और बीजिंग के संबंध कई स्तर पर है, यानी कि ये कोई इंपॉर्टेंट मामला नहीं है LAC पर जो कुछ हो रहा है। चीन इस मीटिंग में लगातार ये कहता रहा कि सीमा विवाद को सही समय पर संभाल लिया जाएगा और द्विपक्षीय संबंधों की बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों भारत का स्टैंड इस मसले पर बिल्कुल अलग है। भारत लगातार कह रहा है कि बॉर्डर की स्थिति दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उनमें आड़े आ रही है। ऐसे में भारत दोनों चीजों को अलग अलग नजरिए से नहीं देख सकता है। आसान भाषा में ये कहें तो चीन का ये कहना है कि बॉर्डर का काम करते रहेंगे, पहले बिजनेस को देखते हैं। वहीं भारत का भी कहना है कि भैया
पहले बॉर्डर पर जो जारी गतिरोध है उसे खत्म करो, फिर कोई बात होगी। अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि वांग यी का ये दौरा यूक्रेन को लेकर बदल रहे जियोपॉलिटिकल हालात और रूस को अलग थलग करने की कोशिश को रोकने पर है। वहीं भारत की प्राथमिकता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो यानी कि देखते हैं, जैसे कि उनके विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि जब उनके विदेश मंत्री वापस चाइना आएंगे तब भारत के साथ जो उनका बातचीत हुई है उसके बारे में एक प्रेस रिलीज या फिर उसके बारे में विवरण वो देंगे। तो आपने जाना दोस्तों किस तरीके से चाइना क्या क्या चीजें लेकर भारत के खेमे में आया हुआ है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उन्हें भारतीय सेना से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर का प्रोटोटाइप के निर्माण का ऑर्डर मिला है। जेन टेक्नोलॉजी का कहना है कि इस प्रोटोटाइप को यूजर ट्रायल के लिए 30 हफ्तों में तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही जेन टेक्नोलॉजी ने कहा कि यूजर ट्रायल पूरा होने के बाद इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर को भारतीय सेना 16 की संख्या में खरीद सकती है। हालांकि उससे पहले भारतीय सेना भी इसका फील्ड मूल्यांकन परीक्षण करेगी, उसके बाद आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला प्रोटोटाइप के विकास का चरण और दूसरा है इसका खरीद चरण। यही नहीं, इसके अलावा यूनिट स्तर पर जो हमारे गनर्स हैं उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा के लिए भी इस तरीके के उपकरण को अलग से बनाए जाने की बात भी कही गई है। दोस्तों भारत सरकार डिफेंस के क्षेत्र में खर्च करने के मामले में पीछे नहीं रहता है और अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है जो अपने सशस्त्र बलों पर अधिक पैसा खर्च करता है। दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि देश के रक्षा बजट में कटौती की गई है, लेकिन इस बारे में खुद रक्षा राज्य मंत्री अटल भट्ट जी ने लोकसभा में एक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बजट में कोई कमी नहीं की गई है। 10 साल के अंदर रक्षा बजट का खर्चा 76% बढ़ा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए सबसे अधिक बजट रक्षा मंत्रालय को ही दिया गया है। साथ ही भट्ट जी ने कहा कि 2013-2014 के बजट से करीब 2 गुना होकर लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए ये हो गया है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की यानी कि सिप्री की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रक्षा बजट में खर्च के आधार पर भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा देश बन चुका है। सिप्री के मुताबिक भारत ने 2011 से 2020 के बीच रक्षा बजट पर खर्च 76% बजट बढ़ाया है, जबकि पूरी दुनिया में इस अवधि में रक्षा बजट का खर्च केवल 9% बढ़ा है। साथ ही भट्ट जी ने कहा कि सिप्री ने 2020 में ये भी कहा था कि भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात के लिए भी एक मजबूत देश बन चुका है। आगे उन्होंने बताया कि वैसे तो रक्षा बजट में कोई कमी नहीं की गई है, उसे भी अगर जरूरत पड़ती है तो वित्त मंत्रालय तत्काल स्वीकृति भी दे देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि केंद्र में भारत सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों के विकास के साथ सीमा सुरक्षा को सफलतापूर्वक मजबूत किया है। रक्षा मंत्री ने एक पर्यटन पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के द्वारा निर्मित सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निर्देशित पर्यटन की ई बुकिंग की सुविधा प्रदान करना था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रारंभिक चरण में अटल सुरंग रोहतांग के निर्देशित दौरे के लिए केवल ई बुकिंग पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्धि होगी और जल्द ही लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। उमलिंगा ला पास में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, अत्याधुनिक 2 लेन सेला सुरंग और नेचफू सुरंग उन परियोजनाओं में से एक है जिन्हें पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग के लिए शामिल किया जा सकता है। इस पोर्टल का नाम है marvels.bro.gov। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 6 दशक में 60,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 850 प्रमुख पुलों, 19 हवाई पट्टियों और 4 सुरंगों के निर्माण के लिए बीआरओ ने दिन रात मेहनत की है। 12 अगस्त 2021 को GSLV F10 ने अपनी सुचारू रूप से गिनती शुरू की थी और उसके बाद इसे 5:43 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। उड़ान सामान्य थी, लेकिन पहले चरण में GS1 स्ट्रैप ऑन चरण L40 और दूसरे चरण GS2 का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और ये उड़ान प्री फ्लाइट प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रही थी, लेकिन अचानक से इसमें गड़बड़ी आती है और ये मिशन फेल हो जाता है। आखिरकार जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 क्यों फेल हुआ, इसके लिए DRDO ने फेलियर एनालिसिस कमेटी का निर्माण किया था, जिसने इसके बारे में खुलासा किया कि आखिर ये कैसे फेल हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रॉकेट का एक महत्वपूर्ण वॉल में जो सॉफ्ट सील होती है उसकी क्षति की वजह से ये मिशन फेल हो गया, जिसकी वजह से रॉकेट के तरल हाइड्रोजन टैंक में दबाव कम हो गया। GSLV F10 जो कि 3 स्टेज ऑब्लिक इंजन रॉकेट है और इसीलिए इस सॉफ्ट सील को क्षति के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। अब इसरो ने कहा कि इस तरीके की गलती भविष्य में ना हो, इसीलिए GSLV मिशनों के लिए क्रायोजेनिक इंजन की मजबूती को बढ़ाने के लिए व्यापक काम किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।